देखो अच्छा, तो यहाँ पे हमने कल बताया था कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है ना, तो उस अभिक्रिया में जो उसका वेग दर होती है, वेग होता है ना। तो हमने बताया था कि कल क्या बताया था कि जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं यहाँ पे है ना, ये ए और प्लस बी ये मिल करके सी बना रहे हैं, तो ए प्लस बी ये क्या हुआ आपका, ये अभिकारक हुआ, और ये आपका क्या हुआ, ये उत्पाद हुआ, है ना। तो हमें मालूम है क्या कि जैसे जैसे ये घटेगा, अभिकारक की मात्रा जैसे जैसे घटती है, उत्पाद की मात्रा वैसे वैसे बढ़ती है। अभिकारक में कमी होती है, उत्पाद में वृद्धि होती है। तो इसमें हमने दर का सूत्र निकाला था, तो आर बराबर या वेग में कमी या वृद्धि या दर, ठीक है, बात है कि ये वेग भी है, ठीक है। तो अभिकारक का वेग जो है, अगर उसकी बात करेंगे तो अभिकारक में कमी का वेग होगा ना, ये उसकी दर घट रही है ना, कमी हो रही है ना। तो अभिकारक में देखोगे तो इसका हमने सूत्र बताया था आपको, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, और ये माइनस आया गया था, है ना। और यहाँ पे अगर हम इसी को उत्पाद के पदों में निकालेंगे तो उसका सूत्र निकल के आया था, आर बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ये बताया था कि नहीं बच्चों। और ये जो मान था ये औसत मान था, कैसा मान था ये, औसत। तो यहाँ एवरेज, यहाँ पे एवरेज, ये औसत मान था, ठीक। यानी ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का ये औसत वेग है। कौन सा वेग है, औसत वेग। ये किसके पदों में है, तो ये अभिकारक के पदों में है। ये किसके पदों में बच्चों, तो ये उत्पाद के पदों में है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये अभिकारक के पदों में है और ये उत्पाद के पदों में है। तो बात देखो, सबसे पहले आप समझो, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहला जो ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है, अभिकारक तथा उत्पादों की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ। मतलब हमें बनाना है अभिकारक की सांद्रता, और ये नीचे इधर लिया हमने समय, और इधर देखो इसमें क्या लिया है, उत्पाद की सांद्रता, और यहाँ पे समय वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, ठीक है। यानी इसमें बनाएंगे अभिकारक और समय के बीच ग्राफ, और इसमें बनाएंगे उत्पाद और समय के बीच ग्राफ, ठीक। तो शुरुआत में यहाँ पे आप देखोगे, अगर शुरू में आप यहाँ पे देखोगे, अभिकारक की मात्रा जो है वो शुरुआत में सबसे अधिकतम होती है कि नहीं। अरे भाई, शुरुआत में मैं कल आपको बताया था कि अभिकारक सबसे अधिक हो 10 है मान लो, तो उत्पाद उस समय 0 होता है। तो अभिकारक की मात्रा शुरुआत में कितनी होती है, अधिकतम होती है ना। तो यानी ये अभिकारक है, मान लेते हैं शुरुआत में अभिकारक की मात्रा कितनी है, ऊपर सबसे अधिकतम है। और धीरे धीरे ये मात्रा कैसी होती है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों, बात समझना, तो उत्पाद की जो मात्रा है, जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा डाउन होती जाती है, कम होती जाती है, और समय बढ़ता जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब समय इधर को बढ़ेगा, समय इधर को बढ़ेगा, और तुम्हारा अभिकारक जो है इस पॉइंट से नीचे आएगा, घटेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो अभिकारक है वो पहले मान लो कैसे घट रहा है, तो उसकी घटने की दर है, ये 3 पॉइंट हम दे रहे हैं समझाने के लिए आपको, ठीक। ये पॉइंट ले रहे हैं। देखो शुरुआत में कितना था, जैसे समय 0 था उस समय अभिकारक कितना था, यहाँ पे मान लेते हैं ये तुम्हारा पॉइंट है और नॉट, कितना है और नॉट, ये अधिकतम अभिकारक की मात्रा है, ठीक। फिर क्या हुआ, जैसे ही समय यहाँ पे देखो, समय यहाँ पे इतना हुआ, शुरू में समय कितना था, 0 था ना। अब इस पॉइंट पे जैसे आएगा तो अभिकारक तुम्हारा घट गया, देखो कितना घट गया, इतना घट गया ना। और समय कितना हुआ इस दौरान, तो समय देखो तुम्हारा इतना बढ़ा, ये इतना समय बढ़ा, मान लेते हैं ये 1 सेकेंड हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो अभिकारक तुम्हारी और घटा, और घट करके कितना आ गया, इतना। इस पॉइंट पे जब आएगा तो अभिकारक तुम्हारा इतना घट गया, पहले यहाँ था, यहाँ से आते आते यहाँ आ गया, और समय कितना बढ़ गया, देखो समय इतना बढ़ गया, समय यहाँ तक आ गया, इतना बढ़ गया समय। तो समय बढ़ रहा है, अभिकारक घट रहा है। फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो अब तुम्हारा अभिकारक और घटा, तो घट के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना। और समय और बढ़ गया, समय बढ़ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब धीरे धीरे फिर और देखोगे तो इस पॉइंट पे देखोगे तो अभिकारक और घट गया, अभिकारक अब कितना घट गया, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, घटते घटते। अब देखो समय कितना बढ़ गया, समय पहले 0 था, यहाँ पे था, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो आप देख क्या रहे हो, अभिकारक घट रहा है। और इन पॉइंटों को अगर मिलाएंगे बच्चों, इन पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो एक हमको इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा, ठीक। ये थोड़ा सा ऐसे बनाना आपको, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा इधर से आप ले लो तो थोड़ा सीधा बने, इस तरीके का। तो इस तरीके का कुछ ये वक्र हमें प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा हमें वक्र ये प्राप्त होगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो जो आप देखोगे किसमें बच्चों देखोगे, तो समय और अभिकारक की सांद्रता के बीच जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का तिरछा बनता है, वक्राकार, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, अब अगर हम बात करें, देखो बच्चों, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट अधिकतम आया, R0 है, अधिकतम पॉइंट है, R0 मान लो, या फिर ये अधिकतम पॉइंट को जो हमने वहाँ पे माना था R1 माना था, तो तुम चाहो तो R1 मान लो इसको।
ये वाला पॉइंट को इधर वाला, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसको तुम चाहो तो R2 मान लो, कितना मान लो R2। इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को R3 मान लो, इस वाले पॉइंट को R4 मान लो, इस वाले पॉइंट को R5 मान लो। ऐसे समय उधर मान लोगे, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, सॉरी T1 इसको नहीं आने मानोगे, फिर T1 तो ये होगा ना, इस पॉइंट पे 0 था तो T1 ये होगा, T2 ये होगा, T3 ये होगा, T4 ये होगा और T5 ये होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब इसमें अगर हम अंतर निकालें, अंतर देखो, अंतर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच अगर मान लो अंतर निकालें या फिर यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा अंतर? देखो बच्चों, यहाँ पे अगर अंतर निकालें इनके बीच तो अंतर कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम है? कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले, ये तो कर रहे थे कल जो हमने आपको बताया था। यानी इसमें हमें देख रहे हैं कितना कम हुआ, देखो इधर बच्चों कितना कम हुआ है सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी कम हुई है। तो पहले थी R1, अब बाद में कितनी हो गई R2, तो बाद वाले में से पहले वाले घटाते थे, कल बताया था आपको। तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये जो R2 माइनस R1 होता है इसी को हम कैसे पता करते हैं? डेल्टा R से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये इतनी जो दूरी हुई ये डेल्टा R हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखो, इसमें समय परिवर्तन देखेंगे अगर समय परिवर्तन, तो ये T1 है, ये T2 है, तो समय परिवर्तन कैसे निकालते थे? बाद वाले में से पहले वाले घटाते थे, बाद वाले में से पहले वाले घटाते थे, तो T2 माइनस T1 आएगा। और इसी को हम कहते थे क्या? डेल्टा T, इसी को तो डेल्टा T कहते थे। तो ये जो दूरी है डेल्टा T है, ये भी दूरी डेल्टा T, ये भी डेल्टा T, ये सब डेल्टा T ही होगी। यहाँ पे ये डेल्टा R सब होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे औसत वेग क्या होगा? औसत वेग यहाँ पे क्या होगा? तो ये रेखा जो है औसत वेग को प्रदर्शित कर रहा है। किसके औसत वेग को प्रदर्शित कर रहा है? तो अभिकारक में कमी के लिए, ठीक है। तो निकाल देंगे बस, क्या होगा औसत वेग? लिख लो, R एवरेज बराबर माइनस का डेल्टा R बटे डेल्टा T। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा जो कि हमारा किसके संबंध में है बच्चों? तो हमारा अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में, ठीक, क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब हम बात करेंगे उत्पाद के संबंध में कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो, यहाँ पे अभिकारक की अधिकतम मात्रा थी, लेकिन शुरू में जब रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हमने जो कराई है, तो उसमें अभिकारक की अधिकतम मात्रा होती है, लेकिन उत्पाद की क्या अधिकतम मात्रा होती है? क्या उत्पाद न्यूनतम होता है? शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उत्पाद 0 होता है, बताया था कि नहीं? ठीक, अच्छा, तो यानी इस समय उत्पाद जो होगा बच्चों कितना होगा? 0। और धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे उत्पाद तुम्हारा बढ़ेगा। शुरुआत में उत्पाद कितना है? 0, और धीरे धीरे उत्पाद बढ़ेगा, समझ रहे हो ना? तो मान लिया उत्पाद जो है धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे आया, पहले देखो इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, ठीक है। तो अब इसको मिलाएंगे, अगर शुरुआत में उत्पाद कितना था? 0, समय कितना था? 0। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है उस समय समय 0 माना जाता है, और उस समय उत्पाद कितना होता है? 0 होता है। अरे भाई, यहाँ पे जैसे स्टार्ट नहीं होता उस समय सबसे ज़्यादा अभिकारक ही होता है ना, और उत्पाद की मात्रा 0 होती है। तो ये वही पॉइंट है, इस पॉइंट पे समय 0 है और उत्पाद की मात्रा भी 0 है, ठीक। और जैसे थोड़ा समय बढ़ा, यहाँ पे मान लो समय यहाँ पे बढ़ा होगा, तो कितना समय बढ़ेगा? देखो इतना, जैसे ही समय बढ़ा हुआ होगा तो उत्पाद कितना बन गया? इतना। जैसे कल हमने आपको बताया था, समय हुआ 2 सेकेंड तो उत्पाद आपका कुछ बढ़ जाता था कि नहीं? मान लेते हैं 2 बढ़ गया था, 10 से 2 कम हो गया था, वो बचा था अभिकारक 8, उत्पाद कितना हो गया था? 0 से 2, बताया था कि नहीं? तो ऐसे ही समय देखो इतना बढ़ा तो उत्पाद तुम्हारा इतना बढ़ गया। फिर देखो समय और बढ़ा दो, समय कितना बढ़ गया? समय इतना बढ़ गया, ठीक, तो उत्पाद और बढ़ जाएगा इतना, क्लियर? फिर समय और बढ़ा दो, समय इतना बढ़ गया तो उत्पाद कितना बढ़ जाएगा? इतना। ऐसे ही आप देखते जा रहे हो कि समय बढ़ाते जा रहे हो तो लगातार उत्पाद बढ़ता जा रहा है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा तो वो इस तरीके का बनेगा कुछ, ठीक। ये सीधा आपको बनाना है थोड़ा, है ना, हमने तुमसे थोड़ा तिरछा हो गया, तो इस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे भी अगर परिवर्तन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका ये कितना था उत्पाद का, ये वाला P1 पॉइंट है, तो ये वाला P2 होगा, ये वाला P3 होगा, ये वाला P4 होगा, ये वाला P5 होगा। और ये समय कितना है? तो ये वाला समय T1 होगा, ये T2 होगा, ये T3 होगा, ये T4 होगा, ये T5 होगा, क्लियर? तो इसमें अंतर अगर निकालेंगे तो अंतर हमें मालूम कैसे निकालते हैं? अंतर हमें मालूम कैसे निकालते हैं बच्चों? घटा करके, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, इधर T2 माइनस T1, तो T माइनस T1 को ही डेल्टा T बोलते हैं ना हम। इधर देखो, इसको देखो, इसको यहाँ पे अंतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, तो यानी ये डेल्टा P तुम्हारा हो जाएगा, ये वाला जो दूरी है बीच की, ये डेल्टा P है, और ये वाली जो दूरी है ये क्या है बच्चों? डेल्टा T। ये ग्राफ जो प्रदर्शित कर रहा है, तो ये ग्राफ किसके वेग को प्रदर्शित कर रहा है? अब
उत्पाद में वृद्धि को वेग को किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो उत्पाद में वृद्धि। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उत्पाद में वृद्धि का वेग क्या होता है, तो इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ये एवरेज वेग होता है, और इसको डेल्टा पी बटे डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ दो ग्राफ जो हैं आपके बनेंगे बच्चों, किसके संबंध में, तो अभिकारक की सांद्रता में और समय के बीच, और ये उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच दो ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या बता दिया कि कोई जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, उसमें उत्पाद होते हैं, उसमें अभिकारक होते हैं, उसमें उत्पाद होते हैं। अभिकारक और उत्पाद में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो कैसा होता है, ठीक है, तो अभिकारकों का जो वेग होता है वो घटता है, क्या बोल रहे हैं, जिसमें अभिकारक जो है वो धीरे धीरे घटते हैं, ठीक, और उत्पाद बढ़ते हैं। तो उनका वेग हमने निकाला था, कौन सा वेग, पहले हमने औसत वेग निकाला, औसत वेग के बाद फिर हमने तात्क्षणिक वेग निकाला, ठीक है, फिर उनके बीच हमने ग्राफ सीखा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के जो ये वेग है, वेग इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप पहले इनको बना लो, ठीक है, फिर उसको हम बताते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक मतलब, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं ये ए और प्लस बी ये मिल करके कोई उत्पाद सी बना रहे हैं, ये अभिकारक हैं और मिल करके कोई उत्पाद सी बना रहे हैं, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कल एक उदाहरण भी हमने आपको बताया था कि जैसे कि जब दाल आप पकाते हो ना, तो अगर क्या करो, गैस को आप तेज़ी से कर दो, जो गैस को है आप तेज़ कर दो, अगर धीमा रखोगे ताप कम रहेगा तो दाल जो है धीरे धीरे पकेगी। और तुम चाहते हो अगर दाल तेज़ पके, अगर दाल जल्दी पक जाए तो तुम्हें क्या करना, तापमान को बढ़ा देना होता है। जैसे बढ़ाओगे तो दाल जो है जल्दी, जब ज़्यादा आग मिलेगी तो दाल जो है जल्दी जल्दी पकेगी। यानी अभिक्रिया की जो दर है, यानी दाल पकने की जो दर है, जैसे तुमने तापमान बढ़ाया तो दाल पकने की दर जो है बढ़ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, मान लेते हो ये ए और बी ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और करने के बाद सी को बना रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत में क्या बहुत धीरे धीरे से कर रहे थे काम, क्या ये मिल रहे थे, ये दोनों आए आपस में मिले, अब मिल करके सी बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया हो रही है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें जो ये अभिक्रिया अभिकारक आपस में मिल करके उत्पाद सी बना रहे हैं, इनकी दर बहुत धीमी है। जो दर कल हमने बताई थी ना, इनकी दर जो है, वेग जो है बहुत धीमा है, बहुत धीमे धीमे काम कर रहे हैं। लेकिन तुमने क्या किया, अब जैसे ही इस अभिक्रिया का ताप बढ़ा दो, जैसे ही इस अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दो, तो यही जो दर है, जो काम कर रहे थे आपस में मिल के सी को बना रहे हैं, तो यही काम इनका तेज़ी से होने लगेगा। तो इनके वेग को अब बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताओ। जैसे ही तापमान हमने बढ़ाया वैसे इनका वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अभिक्रिया के वेग को एक तो तापमान प्रभावित करता है, यानी तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा कि नहीं। जैसे दाल वाला उदाहरण दिया आपने ना, ऐसे इसी तरीके से ये दो अभिकारक और सी ए बी है, ये मिल करके सी को बना रहे हैं। तो अगर ए बी को मिल करके सी को बना रहे हैं उत्पाद को, अगर तुमने तापमान बढ़ा दिया तो पहले की तुलना में ये जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे, सी को बनाने लगेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो निर्भर करता है किस पर, ताप पर। अच्छा, एक और चीज़ होती है, तापमान पर निर्भर करता हो, एक साथ ही साथ एक और होता है उत्प्रेरक। क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक। तो जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा भी सकता है। ये उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, दो प्रकार के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो क्या बताया बच्चों, उत्प्रेरक जो होता है ये भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो हम यहाँ बढ़ाने वाले के बारे में समझेंगे, ठीक है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले। तो हम यही टॉपिक कौन से पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक कारक तुम्हें मिल गया, ताप तुम बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो यहाँ हमने बता दिया है कि बढ़ता है, लेकिन हमेशा सब अभिक्रियाओं में लागू नहीं होता है। कभी कभी ताप बढ़ा दोगे तो वो अभिक्रिया का वेग घट जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे हम पढ़ेंगे, ऊष्मा क्षेपी होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, उनका तापमान बढ़ाओ तो का वेग घट जाए, लेकिन वेग को प्रभावित तो कर रहा है ना। तापमान अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़े या फिर घटे। तो तापमान जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो एक तो हमें कारक मिल गया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, ताप। दूसरा कौन सा, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करता है बच्चों, तो जैसे ऐसे अगर मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना, बैठ के मम्मी पापा ने कह दिया, छोटे बच्चे होते हैं, बेटा अपना होमवर्क कर लो स्कूल का, है ना। तो बच्चे को कहेंगे नहीं करेंगे, अभी मन नहीं है, खेलने निकल जाएँ। लेकिन मम्मी ने कह दिया, बेटा होमवर्क जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी से तुम्हें एक चॉकलेट मिल जाएगी, जैसे करके दिखाओ चॉकलेट मिल जाएगी। तो बच्चा, छोटा जो बच्चा होगा वो कहेगा हाँ चॉकलेट मिलेगी, तुरंत अपना होमवर्क फटाफट करने लगेगा। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, उस बच्चे के लिए होमवर्क करवाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही क्या, चॉकलेट। उसका काम क्या था, काम होमवर्क करना। लेकिन अगर चॉकलेट का लालच ना देती मम्मी तो धीरे धीरे करता वो,
लेकिन उसका वेग बढ़ाना है जल्दी ताकि कर ले, तो मम्मी ने उत्प्रेरक दिखा दिया चॉकलेट, लो चॉकलेट, तुम्हें चॉकलेट देंगे, तो वो जल्दी, यानी वहाँ पे उत्प्रेरक का कार चॉकलेट कर रही है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे, यानी ए और बी इनका वेग बढ़ाने के लिए एक कुछ पदार्थ इसमें मिला दिए जाते हैं। अब वो पदार्थ क्या करते हैं, वो सीधे इनके जो काम करने की दर है, मान लो ये धीरे धीरे मिल रहा है, तो ये धीरे धीरे आ रहा था, चलो ए और ये इधर आ रहा है, धीरे धीरे आकर के मिलते हैं आराम से, तब सी बना रहे हैं मिल करके। बात समझ रहे हो? लेकिन ये जी आया बीच में, दिखा रहे तुम लोग बड़े काम चोर हो, धीमे धीमे आ रहे हो, तुरंत का जल्दी जाओ, जल्दी ए के पास जाओ, जल्दी तुरंत बी से, अभी से क्या तुम बी के पास तुरंत जाओ जल्दी फटाफट, और जल्दी ये क्या करता है, तुरंत को कहता है, प्रेरित करता है, जल्दी जाओ भाई तुरंत सी को बनाओ आप। तो ये लालच जीत देता है कौन, उत्प्रेरक। तो जब ये आता है उत्प्रेरक बीच में, यानी दो अभिक्रियाओं के बीच में कोई उत्प्रेरक अगर हम मिला देते हैं, तो उन अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो भी बढ़ जाती है या कभी कभी घट भी जाती है। ठीक है, तो यानी एक तो और बात समझ में आ गई कि वेग जो होता है अभिक्रिया का वेग, वो किस पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर। लेकिन एक और चीज़ है, एक तो वेग ताप पर निर्भर करता है, एक उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, और एक और चीज़ है, एक और क्या चीज़ है उसको समझ लेते हैं। अगर मान लो, जैसे आप ये समझ लो, अगर आपको आज कॉलेज में मान लो होमवर्क दिया गया, ठीक है, होमवर्क वाला उदाहरण लेते हैं कि आप लोग स्टूडेंट हो, तो मान लो होमवर्क दिया गया, केवल मैथ में दिया गया, मैथ में कह दिया गया कि आपको एक्सरसाइज एक करके लानी है पूरी, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे करोगे, चलो ठीक है मैथ में काम दिया गया, आराम से करते हैं, सुबह से शाम तक करेंगे, है ना, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। अब वही अगर स्कूल ने मैथ में फिर साइंस में भी दे दिया, इसमें भी एक एक्सरसाइज करके लानी है, और इसके बाद इंग्लिश में भी दे दिया, इसमें भी एक एक्सरसाइज करनी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब तुम्हारा क्या, आप देखोगे अरे इतना सारा काम, अब तुम क्या करोगे, सब करना, आप जल्दी करो भाई, स्पीड से करते रहो फटाफट। तो तुम क्या करोगे, पहले ढील बलतोगे, मैथ है मैथ कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कभी जब टाइम मिले कर लेंगे। अब क्या तुमने देखा इतना ज़्यादा काम, ये काम अब बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब करते रहो, जब फटाफट जल्दी करते रहो। हो गया कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जितना ज़्यादा काम होगा करने के लिए आदमी उतनी जल्दी करेगा कि जल्दी हमें ख़त्म करना है ना, ऐसा समझ सकते हो। जैसे एक मिस्त्री है, ठीक है, एक मिस्त्री को उसको अगर मान लो एक दीवार बनानी है, ठीक, एक दिन में दीवार बनाई, तो आराम से बना रहा है। लेकिन उसी को अगर ऑर्डर दे दिया गया कि नहीं आज भर में तुमको 4 दीवारें बना देनी, ठेके पे काम दे दिया, तो वो मिस्त्री क्या करेगा, अब काम बड़ी जल्दी से करेगा, अपनी दर को बढ़ा देगा कि नहीं, काम करने की दर को। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर वही काम उसे करना, मान लो उसे बता दिया कि तुम्हें आज एक दीवार बनानी, तो वो धीरे धीरे करेगा, बढ़िया सलाह भैया, इधर मसाला फाड़ेगा, फिर कहेगा चलो अभी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, एक दिन लगा देगा एक दीवार बनाने में। यानी दर उसकी कितनी है, दर धीमी है ना। लेकिन उसी से अगर कह दिया कि ठेके पर काम उसने लिया है कि एक दिन में तुम्हें 4 दीवारें बना के देनी है, कमरा बनाना ही है पूरा, तब वो क्या करेगा, अब वो जल्दी करेगा, वो मसाले खाने का भी टाइम नहीं रहेगा, वो जल्दी को भाई ईंटें लगानी जल्दी फटाफट। यानी जितना ज़्यादा काम होगा, जितना ज़्यादा काम की मात्रा होगी, उसकी काम करने की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो इनके पास काम क्या है इस अभिक्रिया में, ये अभिकारकों को उत्पाद में बदलना है, तो अभिक्रिया का वेग इस पर भी निर्भर करता है कि अभिकारक कितनी ज़्यादा मात्रा में अभिकारक है। यानी अभिकारक जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से इसका वेग होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे एक और है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पे भी निर्भर करता है। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों? तो वही बात अब हमें समझना है, और यही मेन है, इसी टॉपिक को लेकर के हमें चलना है। क्या पढ़ना है हमें? अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी ए और बी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, तो अभिक्रिया देखेगी अरे इतना ज़्यादा मात्रा, हमें सी में सब बदलना है, तो जल्दी फिर वो काम करेगा। अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा, वेग उतना ज़्यादा होता है। अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, वेग उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? ठीक है। ऐसे भी हम किस पे जान चुके हैं कि ताप पे निर्भरता उत्प्रेरक पे भी निर्भर करता है और सांद्रता पे। वही बात बता रहे हैं। देखो अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अभिक्रिया का वेग प्रायोगिक परिस्थितियों में जैसे अभिकारक की सांद्रता, ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ये बात बता चुके हैं आपको। अच्छा आगे देखें, अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अब हमें यही टॉपिक पढ़ना है, अभिक्रिया वेग की, कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है। ठीक, यानी सांद्रता अगर ज़्यादा हो तो अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है, घटता है, ये हम जानेंगे। तो देखो आगे, अभिक्रिया का वेग विभिन्न अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर हो सकता है। यानी विभिन्न अभिकारक कौन है? ए यहाँ पे, बी है, इनकी सांद्रताओं पे। यानी ए की मात्रा कितनी है और बी की सांद्रता का मतलब मात्रा से है। ठीक है, ए की मात्रा कितनी है और बी की मात्रा कितनी है,
तो अभिक्रिया वेग इनकी मात्राओं पर निर्भर हो सकता है। फिर क्या लिखा हुआ, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता जिस पद द्वारा किया जाता है, एक टर्म होता है उसके द्वारा अभिक्रिया के वेग की सांद्रता की निर्भरता का अध्ययन किया जाता है, उस पद को हम वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेग नियम। ठीक। और इस वेग नियम को हम वेग व्यंजक अथवा वेग समीकरण भी कहते हैं। तो यानी वेग नियम अगर देखा जाए तो वेग नियम किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वेग व्यंजक के द्वारा या फिर वेग समीकरण द्वारा। तो वेग व्यंजक और वेग समीकरण ये दोनों एक ही होते हैं, और ये भी अगर देखा जाए तो ये वेग नियम का ही एक वेग नियम को व्यक्त करने का एक तरीका मात्र है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि कोई अभिक्रिया से ए और बी है, कोई अभिक्रिया से ए और बी है, तो उसकी सांद्रता अगर जितनी ज़्यादा है तो उसके वेग पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो अब हम इसी संबंधित हम वेग नियम को सीखेंगे। किसको सीखेंगे बच्चों? वेग के नियम को। वेग नियम पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक। तो इसको हम देखेंगे अब। क्लियर?